जी स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है। आज हम एडब्ल्यूएस की एक लास्ट सर्विस पढ़ेंगे और उसके बाद हमारा कोर्स फिनिश हो जाएगा क्लाउड प्रैक्टिशनर का। और ये हमारी ऑलमोस्ट आई थिंक सेकंड लास्ट या लास्ट क्लास होगी। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास। आज हम पढ़ेंगे एडब्ल्यूएस की सर्विस है जिसको हम बोलते हैं एडब्ल्यूएस क्लाउड फॉर्मेशन सर्विस। क्लाउड फॉर्मेशन, ये सर्विस का नाम है जिसको आज हम कवर करेंगे। ठीक है। अब ये सर्विस होती क्या है, क्या काम करती है। जिस तरह आपके पास एक डेवऑप्स का सर्विस होती है, डेवऑप्स का टूल होता है, टेराफॉर्म का यूज करते हैं। टेराफॉर्म टेराफॉर्म क्या करता है कि यहाँ पे आप सारा काम कोडिंग के थ्रू करते हैं। ठीक है। अगर आपने EC2 बनाना है या आपने कोई भी काम करना है तो आप उसको करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड के थ्रू। ठीक है। जिस तरह मैंने पढ़ा था कि एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस होता है हमारे पास। एक होता है प्लेटफॉर्म एज सर्विस होता है। ठीक है। फिर हमारे पास सॉफ्टवेयर सर्विस होता है। डिफरेंट सर्विस हमारे पास होती हैं, लेकिन ये जो सर्विस होती है क्लाउड फॉर्मेशन, इसको हम बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। कोड का इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे जो भी काम करेंगे वो हम सारा कोड के थ्रू करेंगे, कोडिंग के थ्रू करेंगे। ठीक है। जिस तरह हमने आज तक जितने भी लैब्स की हमने कंसोल के थ्रू की हैं, तो हम क्या काम करते थे। हमने अगर EC2 बनाना है तो हम EC2 पे जाते थे, वहां पे लॉन्च टेम्पलेट पे क्लिक करते थे। वहां पे सारा काम हम क्लिक के थ्रू करते थे, ड्रॉप डाउन करके क्लिक के थ्रू करते थे। अगर हमने S3 बनानी है तो हम S3 वाले सेक्शन में जाते थे और वहां पे जाके क्रिएट बटन पे क्लिक करते थे और उसको नेम देते थे। हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन खुद करते थे। वो काम था कंसोल के थ्रू। लेकिन क्लाउड फॉर्मेशन के पास आपकी एक सर्विस है जहाँ पे आप सारा काम करते हैं। अगर आपने EC2 बनाना है, कोई बकेट क्रिएट करनी है, कोई VPC आपने बनाना है। ठीक है, आप चाहते हैं कि मैं VPC भी बना लूँ। VPC के अंदर मेरे पास दो सबनेट बन जाए। उस सबनेट के अंदर मैं उनकी राउटिंग भी कर दूँ, राउटर भी बना दूँ, उनको प्राइवेट पब्लिक भी कर दूँ, गेटवे भी लगा दूँ यहाँ पे, नेट गेटवे भी लगा दूँ। ठीक है, उनके अंदर एक एक सर्वर भी रख दूँ। अगर ये सारा काम आप करना चाहते हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना चाहते हैं क्लाउड के अंदर, तो आपको मैनुअली ना करना पड़े। आप किसके थ्रू करें, क्लाउड फॉर्मेशन के थ्रू करें। तो क्लाउड फॉर्मेशन आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है जहाँ पे आप सारा काम एक कोडिंग के थ्रू कर सकते हो। एक कोड लिखेंगे आप, एक होता है डॉक्यूमेंट, टेम्पलेट होता है। वहां पे आप सारा कोड लिखेंगे, मुझे VPC चाहिए, दो सबनेट चाहिए, उसके अंदर दो मुझे सर्वर चाहिए, एक प्राइवेट सबनेट, एक पब्लिक सबनेट, नेट गेटवे, इंटरनेट गेटवे, उनके राउट टेबल्स। तो आप सारा काम कोडिंग के थ्रू वहां पे करते हैं। जैसे आप उसको रन करते हैं तो क्या होता है, आपके सारे सोर्सेज बन जाते हैं। जो जो आपने इस टेम्पलेट के अंदर लिखा होगा वो सारे सोर्सेज आपके बन जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो ये बेनिफिट होता है क्लाउड फॉर्मेशन का। आप फर्ज कर लें कल को कोई इश्यू आ जाता है, वो पूरा पूरा रीजन डाउन हो जाता है, फिर काम नहीं करता। लेकिन आपके पास तो डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है ना। ठीक है। आप आपको मैनुअली अगर आप क्रिएट करना चाहें तो वो काफी टाइम लग जाएगा। लेकिन क्योंकि डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है तो यहाँ पे दोबारा उसको रन करवा के दोबारा से 1 मिनट के अंदर हम सारे रिसोर्सेज दोबारा से क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे काम करना बहुत इजी होता है। यहाँ पे हमें ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, ज्यादा हाई अवेलेबिलिटी में प्रोवाइड की जाती है क्लाउड फॉर्मेशन के अंदर। ठीक है। तो इसको वहाँ यूज किया जाता है यहाँ पे आपने कोई रिपीटेडली काम करने हो, रिपीटेडली, और यहाँ पे आपने कोई ऐसा काम जो बार बार आपने करवाना हो, परफॉर्म करवाना हो, तो इस तरह के टास्क हम क्लाउड फॉर्मेशन के थ्रू करते हैं। तो टेराफॉर्म हमारे पास एक ओपन सोर्स टूल होता है डेवऑप्स का, जिसको हम यूज करते हैं सेम कोडिंग के लिए। अगर आपने कोई कोड लिखना है, अगर आपने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है क्लाउड के ऊपर, तो आप कोडिंग के थ्रू करो। ठीक है। तो ये तो होता है ओपन सोर्स टूल होता है। इसी तरह अगर आप AWS की बात करें तो AWS का अपना टूल होता है क्लाउड फॉर्मेशन। ठीक है। एज्योर का अपना होता है, गूगल का अपना होता है, तो अलग अलग होते हैं। आप इनका भी यूज कर सकते हैं, ओपन सोर्स टूल का भी यूज कर सकते हैं। अगर आप क्लाउड का यूज करना चाहें तो उनका भी यूज कर सकते हैं। तो क्लाउड फॉर्मेशन वर्क सेम लाइक टेराफॉर्म, ये अपनी याद रखें। और इसको हम बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। यहाँ पे हम जो भी काम करेंगे कोडिंग के थ्रू करेंगे। अब जो हम क्लाउड फॉर्मेशन के अंदर कोडिंग करेंगे, जो हम कोड लिखेंगे, कौन कौन सी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, सिर्फ दो लैंग्वेज में लिख सकते हैं। एक को हम बोलते हैं जैसोन, जावास्क्रिप्ट ओरिएंटेड नोटेशन। एक जैसोन के अंदर लिख सकते हैं, या आप उसको YAML के अंदर लिख सकते हैं। ये दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आप इनके अंदर जो ना अपने कोड को लिख सकते हैं। इसके अंदर YAML के अंदर लिख लें या आप जैसोन के अंदर लिख लें। तो क्लाउड, ये आपने याद रखना है, क्लाउड फॉर्मेशन के अंदर सिर्फ दो ही लैंग्वेज यूज होती हैं, या तो जैसोन होगी या फिर YAML होगी। ठीक है। तो
पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि जैसन और यामल होती क्या है, इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है एक्चुअली। ठीक है, ये पढ़ के फिर हम एक्चुअली जाते हैं क्लाउड फॉर्मेशन के ऊपर। तो यहाँ पढ़ लेते हैं इंट्रोडक्शन टू जैसन एंड यामल। तो जैसन क्या होती है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन होती है हमारे पास लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे जब हम कोडिंग लिखते हैं जैसन के अंदर, तो हम की वैल्यू पेयर्स के अंदर लिखते हैं उसको, की वैल्यू पेयर के अंदर लिखते हैं। ठीक है, की वैल्यू पेयर का मतलब क्या होता है कि हम सबसे पहले की डिफाइन करते हैं और उसको कोई ना कोई वैल्यू देते हैं। जिस तरह आपको याद होगा, हम डायनामो डीबी की लैब कर रहे थे क्लाउड डेटाबेस के अंदर। ठीक है, तो उसके अंदर हमने जब चीजें स्टोर की थी, तो हमने की वैल्यू पेयर के अंदर स्टोर की थी चीजों को। सबसे पहले की डिफाइन की थी और फिर उसकी वैल्यू लिखी। तो की अब कोई भी हो सकती है। फर्ज कर लें आपने यहाँ पे लिखा कि आईपी एड्रेस है, उसको कोई पब्लिक आईपी देते हैं उसकी वैल्यू में। ठीक है, आपने ये लिखा कि मेरे को वीपीसी बनाना है की के अंदर, तो वीपीसी को कोई नाम दे दें। तो इसको हम बोलते हैं की वैल्यू पेयर के अंदर लिखते हैं जैसे उनके अंदर सबसे पहले की डिफाइन करते हैं और फिर उसको एक वैल्यू भी साइन करते हैं। उसके बाद अरेज आती है यहाँ पे कि अगर आपने मल्टीपल वैल्यूज को एक साथ लिखना है तो उसको आप अरे में स्टोर करवा सकते हो, अरे बना सकते हो, उसमें चीजों को लिख सकते हो। इनेबल द एक्सचेंज ऑफ कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर इन अ सिंगल डॉक्यूमेंट। तो ये कुछ चीजें होती हैं, लाइक यहाँ पे देख लें कि फर्ज कर लें आपके पास कोई डाटा और यहाँ पे डाटा आपका एक टेबल के अंदर स्टोर है। ठीक है, ये टेबल है और यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट नेम लिखा हुआ है, लोकेशन लिखा हुआ है और फेवरेट स्पोर्ट लिखा हुआ है। जिस तरह मारिया है, तो मारिया यूएसए के अंदर रहती है और उसका जो फेवरेट स्पोर्ट है वो टेनिस है। अगर इसको हम जैसन के अंदर देखेंगे, अगर इसको जैसन फॉर्मेट में देखें तो किस तरह हमें शो होगा, तो इस फॉर्मेट में शो होगा। यहाँ पे देखें स्टूडेंट है, स्टूडेंट नेम, लोकेशन, फेवरेट स्पोर्ट, ये क्या है, ये सारी कीज हैं। ठीक है, और फिर उनके आगे हमने वैल्यूज लिखी हुई हैं। स्टूडेंट नेम क्या है, मारिया, लोकेशन क्या है, यूएसए, एंड फेवरेट स्पोर्ट टेनिस। तो यहाँ पे हमने इसको हम बोलते हैं की वैल्यू पेयर, कि पहले एक की डिफाइन करते हैं फिर उसके अगेंस्ट उसकी वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, ये एक स्टूडेंट का डाटा हो गया, ये सेकंड स्टूडेंट का डाटा हो गया, ये थर्ड स्टूडेंट का डाटा हो गया, फोर्थ स्टूडेंट का डाटा हो गया। तो इस तरह यहाँ पे हम अलग अलग स्टूडेंट का डाटा यहाँ पे हम पुट करते रहते हैं। तो अगर आपने जैसमिन के अंदर लिखना है तो उसके अंदर आपको इस फॉर्मेट में डाटा शो होगा। ठीक है, कुछ पढ़ लेते हैं एडवांटेज डिसएडवांटेज। तो यहाँ पे देखें, लाइट वेट होता है एडवांटेज के अंदर, गुड फॉर एप्लीकेशंस प्रोग्रामिंग, जहाँ एपीएस का यूज हो रहा हो वहाँ पे हम मोस्टली जैसमिन का यूज करते हैं क्योंकि लाइट वेट होती है ये वाली। इजी फॉर वुमेन्स टू रीड एंड राइट, खैर ये इतनी इजी भी नहीं होती, बस थोड़ी सी ये कॉम्प्लेक्स होती है अगर इसको हम कंपेयर करें यामन से। इजी फॉर मशीन्स टू पार्स एंड जनरेट, ठीक है, जल्दी एग्जीक्यूट हो जाती है। और डिसएडवांटेज का ये है कि नो नेटिव सपोर्ट फॉर बाइनरी डाटा सच एज इमेजेस फाइल। अगर यहाँ पे कोई इमेज को पुट करना चाहे, कोई इमेज को यहाँ पेस्ट करना चाहे, तो वहाँ पे आपको सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, इसका ये एक तरह का डिसएडवांटेज है। अब यहाँ पे देखते हैं एक एग्जांपल दी गई है कि अगर ये केक है, ठीक है, ये केक है और किससे बना है, चॉकलेट से बना है। कितने लोग खा सकते हैं, 8 लोग खा सकते हैं और उसकी प्राइस क्या है, $20 प्राइस है इसकी। अब फर्ज कर लें, वो कह रहा है कि अगर आपने इसको जैसन फॉर्मेट में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे डाटा को। ठीक है, तो इसी तरह लिखेंगे भाई, टाइप क्या है, केक है, उसका फ्लेवर कौन सा है, चॉकलेट फ्लेवर है, फीड 8 पीपल, उसकी प्राइस $20। ठीक है, तो इस तरह की वैल्यू पेयर के अंदर उसको हम लिखेंगे जैसन के अंदर। यहाँ पे देखें इस तरह लिखेंगे, ये कीज है और ये उसकी वैल्यूज। टाइप क्या है, केक, फ्लेवर क्या है, चॉकलेट, प्राइस 20 एंड फीड्स 8। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताने की ये कोशिश की जा रही है कि जैसन के अंदर हम सारा डाटा लिखते हैं की वैल्यू पेयर के अंदर। और यहाँ पे कुछ जब उसको लिखते हैं तो उसमें कुछ रूल्स होते हैं, कुछ सिंटैक्स रूल्स होते हैं जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है। कि हमें सबसे पहले ब्रेसेस लगानी पड़ते हैं, जहाँ से आपने कोड को स्टार्ट करना है उसको ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे। जब जो भी हमने कोड लिखना है उसको ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे। जब भी हमने कोड स्टार्ट करना है उसके शुरू में एक ब्रेसेस लगाएंगे और उसके लास्ट में ब्रेसेस लगाएंगे, जस्ट लाइक एज अ कंटेनर काम करेगी आपके लिए। ठीक है, एंड जैसन यूजेज यूनिवर्सल डाटा स्ट्रक्चर, इसका यूनिवर्सल होता है। जिस तरह यहाँ पे देखें, एन ऑब्जेक्ट इज एन अनऑर्डर्ड सेट ऑफ की वैल्यू पेयर्स, एन ऑब्जेक्ट बिगिंस एंड एंड्स विद द ब्रेसेस,
कि आप हमेशा उसको ब्रेसिस से स्टार्ट करेंगे, ब्रेसिस पे एंड करेंगे उसको। ईच की इज फॉलोड बाय अ कोलन, कि आप हर की के बाद एक कोलन लगाएंगे। ठीक है, हर की के बाद एक कोलन लगाएंगे, और हर वैल्यू के बाद आप क्या लगाएंगे, एक कोमा लगाएंगे। और जो भी आप की और वैल्यू लिखेंगे उसको आप इन्वर्टेड कोमा के अंदर ही हमेशा लिखेंगे। तो ये कुछ इसके सिंटैक्स रूल होता है जिसको आपने फॉलो करना होता है। जी हारून। सर ये डिसएडवांटेज था इसका, उसमें ये इमेजेस को सपोर्ट नहीं करता ना, मतलब इमेज वाली फाइल जैसे हम नहीं डाल सकते। लेकिन अभी पिछला जो हम लोगों ने पिछली स्लाइड में देखा था कि मतलब केक वाली जो इमेज थी उसको इन लोगों ने ना मतलब इस तरह इस फॉर्म में लिखा ना, तो जेसॉन की फॉर्म में। तो हम्म। इस तरह हम लोग करते हैं, मतलब रियल अगर हम कोई टास्क करें हाँ, उसमें हमें मतलब इमेजेस मिलेंगे। उसमें फिर हम इमेजेस नहीं मिलेंगी ना, उसमें फिर हम क्या करेंगे, और उसमें फिर हम जो है ना उसको डिफाइन कर देंगे ना की वैल्यू के अंदर, तो जो भी फंक्शनैलिटीज होंगी, जो भी उसके अंदर खूबियाँ होंगी। इस तरह केक था तो केक को हमने डिफाइन कर दिया की वैल्यू पेयर के अंदर। हमने केक की जो है ना वो पिक्चर नहीं लगाई, हमने क्या किया, उसका उसको डिफाइन कर दिया वहां पे हमने। और दूसरा सर ये कि इधर इस स्लाइड में जो 8 है ना, 8 के बाद कॉमा नहीं है। हाँ, जहाँ पे हमारा ये हमारा वहां पे हमारा कोड फिनिश हो रहा है ना। ठीक ये है, सर इसलिए यहाँ पे कोमा नहीं है आपके पास। सही है सर। ठीक है भाइयों, तो यहाँ पे देखें आपको एग्जांपल दी गई है आपको, तो इस तरह जो है ना आप उसको अपना एक की वैल्यू पेयर के अंदर जैसे मतलब चीजों को डिफाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब अगर आपने उसकी एडिशनल खसूसियात भी लिखनी है, कि फर्ज कर लें उसका जो फ्लेवर है मिंट फ्लेवर भी है, उसके ऊपर ब्लूबेरीज भी लगी हुई हैं। अगर आपने एडिशनल एट्रीब्यूट्स लिखने हैं उसके, तो वो किस तरह लिखेंगे, तो उसके लिए फिर हमें दोबारा लिखना पड़ेगा एडिशनल इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, एडिशनल इंग्रेडिएंट्स, और फिर उनको हम अरे के अंदर स्टोर करवा देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखें टाइप क्या था, केक था, फ्लेवर क्या था, चॉकलेट था। तो यहाँ पे हम एक एक चीजों को लिख रहे हैं, वैल्यू सिर्फ एक ही है, लेकिन अगर अगर कहीं मल्टीपल वैल्यूज आ रही हैं किसी की के अंदर, तो उसको फिर हम अरेज के अंदर लिखेंगे। अरेज का मतलब क्या है, उसको मल्टीपल टाइम लिख देंगे एक ही की के सामने। जिस तरह यहाँ पे देखें एडिशनल इंग्रेडिएंट्स क्या है, ब्लूबेरीज एंड मिंट। ठीक है, तो इसको हमने कहा लिख दिया, अरे के अंदर लिख दिया। तो जब भी हम किसी चीज को अरे के अंदर लिखते हैं तो हम फिर जो बड़ी ब्रैकेट होती है उसका यूज करते हैं। ठीक है, अगर किसी की के अंदर मल्टीपल वैल्यूज आ रही हैं तो उसको अरे के अंदर स्टोर करवाते हैं। तो जो अरे होती है जहाँ पे हम अरे का यूज करते हैं, उसका भी कुछ रूल होता है। उसका ये रूल होता है कि अरे के अंदर जो भी आपकी चीजें आएंगी उसके लिए आपने ये वाली ब्रैकेट यूज करनी है, बड़ी ब्रैकेट यूज करनी है। ठीक है, जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट भी बोलते हैं, इसका यूज करना है आपने। तो ये ब्रैकेट है, ये लिखा भी हुआ है, ब्रैकेट होल्ड्स अरेज। जहाँ भी आपने अरेज का यूज करना है वहां पे आप स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे। एन अरे इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ वैल्यूज, जहाँ पे आपके पास मल्टीपल वैल्यूज आ रही हैं, और वहां पे आप क्या यूज करेंगे, अरे का यूज करेंगे। एन अरे बिगिन विद द लेफ्ट ब्रैकेट एंड विद द राइट ब्रैकेट। ठीक है, वो कि आप बड़ी ब्रैकेट आप उसे स्टार्ट करेंगे और फिर उसी से एंड भी करेंगे। और उसी तरह वैल्यूज आर सेपरेटेड बाय कॉमास, एंड वैल्यूज कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल टाइप्स, स्ट्रिंग नंबर। आप वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा स्टोर करवा सकते हो, स्ट्रिंग डाटा टाइप, नंबर डाटा टाइप, ऑब्जेक्ट डाटा टाइप, तो डिफरेंट वहाँ पे चीजें हो सकती हैं। तो ये वाला डाटा हमारे पास, ये हमारे पास है स्ट्रिंग डाटा टाइप। अब आते हैं YAML के अंदर। अगर हम कंपेयर करें YAML को जी। सर ये जेसॉन के अंदर ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनके नेम्स जो हैं ये कांस्टेंट होते हैं, यानी पहले से डिफाइन किए होते हैं कि यही वाले ऑब्जेक्ट्स आप यूज करते हैं, इसके अलावा आप यूज नहीं कर सकते कोई और। मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात। मतलब इसमें हमने एक तरफ ऑब्जेक्ट्स लिखे और उसके राइट साइड पे हमने उसके एट्रीब्यूट्स लिखे, यानी कि उसकी हाँ, कीज लिखे उसकी स्टेट्स वैल्यू लिए डिफाइन दी। कर दी। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स या जो कीज हैं जिनको हम कहते हैं, हम्म। ये जो है ये फिक्स वर्ड होते हैं कि इन्हीं को ही आपने यूज करना है। जेसॉन कोड के अंदर आप कोई अपनी तरफ से बना के नहीं यूज कर सकते। नहीं, ऐसा जिस तरह नहीं होता। प्रोग्रामिंग में होता है ना कि जैसे प्रोग्रामिंग में हम्म। एक वो यूज करते हैं फंक्शन प्रिंट का, जैसे इसमें पाइथन में प्रिंट यूज करते हैं ना, तो प्रिंट हम्म। के अलावा आप कोई चीज यूज नहीं कर सकते और वो चीज चलेगी नहीं। तो इसी तरह ये जैसॉन के अंदर
जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं जिनके सामने हम उनकी वैल्यूज लिखते हैं, वो ऑब्जेक्ट नेम उसके अंदर पहले से डिफाइंड है कि ये ऑब्जेक्ट यूज करेंगे आप, इसके अलावा और कोई अपनी तरफ से बना के नहीं यूज करेंगे? नहीं, दो तरह की होती है ना चीजें। एक तो होता है बिल्ट इन फंक्शन होते हैं कुछ, ठीक है, जो पहले से बने होते हैं, आप उनका भी यूज कर सकते हैं। अगर आप खुद अपना कोई बना रहे हैं तो आप वो भी जो है ना, जो कस्टमर मैनेज होता है, कस्टमर क्रिएटेड होता है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरह के आप यहाँ भी यूज कर सकते हैं। अगर कोई बिल्ट इन फंक्शन आप उसका भी यूज कर सकते हैं, अगर कोई आप अपना बनना चाहें फंक्शन तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे ये जो दिए हुए टाइप, फ्लेवर और प्राइस, ये क्या एक्चुअली काम करेंगे जेसन के अंदर अगर ये इस तरह बनाए जाएंगे, या ये नहीं, एग्जाम्पल के तौर पर ये होती है? एक्चुअल कोड नहीं है, ये सिर्फ आपको एग्जाम्पल दी गई है समझाने के लिए। ठीक है, ये काम नहीं करेगा, एक्चुअल कोड नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए आपको एग्जाम्पल दी गई है वाली। ठीक है, आप अच्छा, यानी इसका इसका मतलब है कि जेसॉन के अंदर अपने ऑब्जेक्ट्स डिफाइन है, उन्हीं को हमने यूज करना है। अपने भी होते हैं, अगर हम खुद से कोई हमारी कोई रिक्वायरमेंट है तो हम उनका भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम किसी चीज को डिफाइन कर रहे हैं तो पहले फिर वो अलग चीज होती है, पहले उनको फिर हमें जो है ना, हमें डिफाइन करना पड़ता है, पूरा फंक्शन बनाना पड़ता है। अगर हम कोई चीज प्रिंट करवा रहे हैं तो फिर उसके लिए पूरा कोड लिखना पड़ता है कि हम किस चीज को डिफाइन कर रहे हैं, केक को डिफाइन कर रहे हैं या कौन सी चीज है। ठीक है, तो उसका पूरा पहले फंक्शन बनाना पड़ता है, वेरिएबल डिफाइन करने पड़ते हैं। तो उसके बाद फिर हम नीचे ये वाला कोड लिखते हैं। ठीक है, इसके अगर ये वाला लिख रहे हैं तो इसके ऊपर बहुत सारी चीजें होती हैं, वो पहले हमें डिफाइन करनी पड़ती हैं। अगर आप खुद से बना रहे हैं तो वो हम उससे भी बना सकते हैं अपने तरीके से भी, ऐसी बात नहीं है। उसके फिर फंक्शन बनाने पड़ते हैं, हमें वेरिएबल्स डिफाइन करने पड़ते हैं, तो वो सारी चीजें पहले करनी पड़ती हैं। तो भाई एक होती है हमारे पास YAML लैंग्वेज होती है। अगर इसको मैं कंपेयर करूँ जैसोन से, तो ये ज्यादा आसान होती है हमारे लिए। जो YAML होती है ज्यादा इजी होती है, इजी टू राइट होती है, इजी टू अंडरस्टैंड होती है, इजी टू रीड होती है हमारे लिए। ठीक है, इसलिए जो YAML होती है इसके एडवांटेज ज्यादा होते हैं। इसको हम जो है ना अंडरस्टैंड जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें नहीं होती, कोमा से नहीं लगाते हम यहाँ पे, ब्रैकेट्स का यूज नहीं करते। ठीक है, तो इसलिए इसके ऊपर काम करना जरा इजी होता है हमारे लिए। सिर्फ यहाँ पे जो इंडेंटेशन होती है, इंडेंटेशन उसका थोड़ा ख्याल रखते हैं, स्पेस का ख्याल रखते हैं, कोई आगे पीछे ना हो जाए। बाकी यहाँ पे कोमाज, इन्वर्टेड कोमाज, ब्रैकेट्स, वो सारी चीजें यहाँ पे नहीं होती, क्योंकि अगर वो जैसे की तरह हम लिख रहे हैं तो वहाँ पे उसको रीड करना लिखना थोड़ा मुश्किल होगा हमारे लिए। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, लाइक ये देखें, ये एक कोड है जैसन के अंदर, तो यही कोड हमने YAML के अंदर लिखा हुआ था। देखें YAML के अंदर जो लिखा हुआ है वो जरा आसान है हमारे लिए, उसको रीड करना, उसको अंडरस्टैंड करना आसान है हमारे लिए। ठीक है, लेकिन जिसको हमने जैसे के अंदर लिखा है तो वहाँ पे देखें थोड़ी जो है ना उसको रीड करना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे इन्वर्टेड कोमास आ रहे हैं, उसको आगे पीछे करके लिखा हुआ है हमने। वहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट ब्रेसेस का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको जरा रीड करना, अंडरस्टैंड करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो YAML जरा आसान होती है जैसन से अगर इसको कंपेयर करें। तो यहाँ यानी पे सर देखें, काम दोनों दोनों सेम काम करते हैं, पर्पस दोनों का सेम है? काम तो सेम करेंगे वो। ठीक है, लेकिन YAML के अंदर जो है ना वो क्या होगा, थोड़ा सा इजी हो जाता है चीजों को अंडरस्टैंड करना। सर कोई रिस्ट्रिक्शन है कि कहीं पे आपने बस YAML यूज करनी है, कहीं पे आपने JSON यूज करनी है, या ऑप्शन नहीं, है कि जहाँ पे JSON लिखा है तो वहाँ YAML का भी कोड डाल सकते हैं? नहीं, ये जो ना डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे कोड लिख रहे हो तो वो सपोर्ट किसको करता है। इस तरह उन्होंने बताया कि आप क्लाउड फॉर्मेशन के अंदर जैसन का भी यूज कर सकते हैं, आप YAML का यूज भी कर सकते हैं, इसका मतलब आप दोनों का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कोई C++ कोई और किसी का यूज नहीं कर सकते आप, किसी और लैंग्वेज का। ठीक है, तो आप चाहे वहाँ पे जैसन लिखें, YAML लिखें, दोनों ही आपके लिए काम करेंगे क्लाउड फॉर्मेशन के अंदर। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा प्लेटफॉर्म किस लैंग्वेज को सपोर्ट कर रहा है। सर इससे रिलेटेड एक थोड़ा सा हट के सवाल है कि जो हम डेवऑप्स में बात करते हैं कि जी कोडिंग आनी चाहिए, तो ये यही वाली कोडिंग की बात हो रही होती है, जो कोई और कोडिंग होती है? हाँ देखिए, अगर कोडिंग आपको नहीं भी आती डेवॉप्स के अंदर, मुझे ऐसा इशू नहीं होता, शुरू शुरू में वो आ जाती है अगर आप उसके ऊपर काम करते हैं आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन होता क्या है कि आपको एक्चुअली कोड को रीड करना आता हो। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे देखते हैं, आपको अगर आपको YAML के बेसिक सिंटैक्स का पता है और आपको पता है कि क्या लिखा हुआ है, क्या मैं यहाँ पे वेब सर्वर डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है, EC2 बना रहा हूँ, और उसकी प्रॉपर्टीज ये वाली है, उसकी इमेज ID ये है, उसका इंस्टेंस टाइप ये है, उसका की नेम ये है, तो आपको कोड रीड करना आता हो एक्चुअली। अगर कोड रीड करना आता है तो ठीक है, चलता है काम, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ऑब्वियसली जैसे आप काम करेंगे उसके ऊपर, हैंड्स ऑन करेंगे चीजों के ऊपर, तो आहिस्ता आहिस्ता चीजें आ जाती हैं आपको। लेकिन शुरू में क्या प्री रेक्विजिट होता है कि आपको सिर्फ कोड रीड करना आता हो, तो इतना मुश्किल नहीं होता।
वैसे क्योंकि जो कोड हम यूज करते हैं वो हम खुद लिखते नहीं है, जो डेवलपर्स होते हैं वही लिखते हैं। और थोड़ा बहुत उसके अंदर कोई चेंज करने भी पड़ जाए, कोई लिखना भी पड़ जाए, एड ऑन करना पड़ जाए, तो उसकी फिर हम चैट जीपीटी से हेल्प ले लेते हैं। डिफरेंट चीजें होती हैं, आपको इंटरनेट से सारे कोड मिल जाते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है भाइयों, कोई परेशान नहीं होना आपने। तो ये हमारा हो गया फिनिश, अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर। तो क्लाउड फॉर्मेशन पढ़ने से पहले पहले हमने ये डिस्कस कर लिया कि हमारे पास जो है ना वो क्लाउड फॉर्मेशन जिस जिस लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, YAML को, JSON को, तो वो एक्चुअली किस तरह का सिंटैक्स होता है, किस तरह वहाँ पे हम चीज़ों को लिखते हैं या यूज करते हैं कोड पर। वो हम पढ़ते हैं क्लाउड फॉर्मेशन होता क्या है। तो क्लाउड फॉर्मेशन आपके पास एक सर्विस होती है जो आती है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड के अंदर। तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्या, उसके लिए हम यूज करते हैं क्लाउड फॉर्मेशन। तो उसके डिफरेंट फंक्शन होते हैं कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसको हम क्यों यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको पहले भी बता रहा था कि अगर फर्ज कर लें आपने मैनुअली कोई काम किया हुआ है, आपने कोई भी काम, अभी आप क्लाउड फॉर्मेशन सर्विस यूज नहीं कर रहे, आपने मैनुअली किया हुआ है। मैनुअली आपने कंसोल के थ्रू पहले आपने एक वीपीसी बनाया, उस वीपीसी के अंदर आपने जो है ना दो सबनेट बनाए, उनकी राउटिंग की, प्राइवेट पब्लिक गेटवे बनाया आपने, नेट गेटवे लगाया, इनके अंदर सर्वर बनाया आपने। ठीक है, और इसी तरह आपने एक और वीपीसी बनाया और उसके अंदर भी सारा काम किया, और फिर उनकी आपने पेयरिंग करवाई आपस में कनेक्ट किया। तो सारा काम मैनुअली कर रहे हैं। फर्ज के लिए हमको इश्यू आ जाता है, कोई रीजन डाउन हो जाता है ये वाला। ठीक है, तो क्या होगा, रीजन डाउन हो गया तो इसका मतलब ये है कि आपको सारा काम दोबारा से करना पड़ेगा सारा। अब आपको ये भी नहीं पता कि जो मैंने पहले चीजें की हुई थी उसकी कॉन्फ़िगरेशन मैंने क्या रखी हुई थी, किस तरह मैंने चीजों को डिजाइन किया हुआ था, तो आपको याद रखना, रिमेम्बर रखना बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। तो फिर हम क्या करते हैं, हम क्लाउड फॉर्मेशन का यूज करते हैं। क्लाउड फॉर्मेशन का तो हम क्या करते हैं, एक पूरा कोड लिखते हैं, एक टेम्पलेट बनाते हैं, उसके अंदर पूरी कोडिंग लिखते हैं कि दो वीपीसी, उनकी पेयरिंग करवा दो, उनके अंदर इतने सबनेट बना दो, उनके अंदर इतने, एक गेटवे बना दो, नेट गेटवे बना दो, वो सारा काम उसके अंदर लिख देते हैं। इसको फिर हम करवाते हैं रन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं टेम्पलेट, ये हमारा होता है टेम्पलेट। एक टेम्पलेट हम बनाते हैं जिसके अंदर हम कोड लिखते हैं। जब टेम्पलेट को हम रन करवाते हैं तो वो हमारा बन जाता है स्टैक। क्लाउड फॉर्मेशन के अंदर उसको हम बोलते हैं स्टैक, उसको हम बोलते हैं स्टैक। जब वो रन हो रहा होता है प्रोडक्शन के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं हमारा स्टैक रन हो रहा है। ठीक है, तो जैसे आप इसको रन करवाएंगे तो आपका स्टैक रन होगा, जैसे स्टैक रन होगा तो आपके सारे सोर्सेज ऑटोमेटिकली बन जाएंगे जो भी लिखे होंगे। अब फर्ज कर लें दोबारा वही सारी आ जाता है कि आपका पूरा पूरा जन डाउन हो जाता है, आपका वीपीसी बंद हो जाता है, आपके सर्वर बंद हो जाते हैं, काम नहीं करते। क्या अब आपको दोबारा मैनुअली जाके बनाना पड़ेगा? नहीं, आपके पास डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है ये वाला, आप इसी को दोबारा यूज करेंगे, इसको दोबारा आप रन करवा लें, फिर खराब हो गया दोबारा रन करवा लें इसको। ठीक है, अगर फर्ज कर लें आपने पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया हुआ है एक रीजन के अंदर, आपने क्या किया, मेरा रीजन है यूएसए रीजन है। ठीक है, इसके अंदर दो वीपीसी बना दो, पांच सर्वर बना दो, तीन सर्वर बना दो, सारी कॉन्फ़िगरेशन आपने यहाँ पे की हुई है। ठीक है, अब आपने यही चीजें रेप्लिकेट करनी है दूसरे एनवायरनमेंट के अंदर। अब आपने जाना है ऑस्ट्रेलिया रीजन के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप चाहते हैं कि सारा जो मैंने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है सारा यहाँ भी बन जाए, सेम यहाँ पे रेप्लिका इसका बन जाए। तो अब आपको मैनुअली बनाने की जरूरत नहीं है, आपका पास टेम्पलेट पड़ा हुआ है, आप इसी को यूज करेंगे। ठीक है, इसी टेम्पलेट को उठा के आप यहाँ ले आए और यहाँ पे सिर्फ यूएसए की जगह ऑस्ट्रेलिया लिख दें और उसको रन करवाएं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपके सारे रिसोर्सेज बन जाएंगे। तो यहाँ पे चीजें आसानी से बन जाती हैं, मैनेज होती हैं और इसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं कि अगर आपने ऑटोमेट तरीके से चीजों को लेके चलना है, चीजों को ऑटोमेट करना है, ऑटोमेशन लानी है अपने एनवायरनमेंट के अंदर, तो उसके लिए फिर हम क्या यूज करते हैं, क्लाउड फॉर्मेशन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखें चीजें ऑटोमेटिकली बिल्ड हो रही है, जल्दी यहाँ पे बन रही है चीजें हमारे पास। सर जी। सर यहाँ तक तो समझ में आता है कि आप इसको यूज करके क्लाउड फॉर्मेशन को हम्म। आपने अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर किसी एक रीजन में बनाया तो आप किसी और रीजन में सेम उसी को रेप्लिकेट कर लेते हाँ बिल्कुल। हैं। लेकिन मैं ये समझ रहा था कि अगर रीजन डाउन होता है तो ज्यादा से ज्यादा आपका डेटा लॉस हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा भी होता है कि अगर आपने EC2 मशीनें बनाई है वो भी लॉस्ट हो जाए? अगर तो आपने वहाँ बैकअप रखा हुआ है उसका, ठीक है,
तो अगर आपने टेम्पलेट के अंदर कोड के अंदर वो भी डिफाइन किया हो, बैकअप भी आपने रखे हुए हैं, तो फिर तो डाटा तो महफूज रहेगा आपका वहाँ पे, कोई ऐसा इशू नहीं है। उसका जो वॉल्यूम्स होगा जहाँ पे डाटा आपका डाटाबेस स्टोर हो रही है उसके रेप्लिका बने रहेंगे। ये फर्ज कर लें, मैं आपको डिफाइन ये कर रहा हूँ कि अगर एक रीजन डाउन हो जाता है पूरा का पूरा, तो उस सूरत में अगर आपको दोबारा बनाने भी पड़ जाए तो बना सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आपने डॉक्यूमेंट के अंदर पहले से ही चीजें डिफाइन की हुई है कि मैं इसका रेप्लिका भी बना रहा हूँ, दूसरे रीजन के अंदर रेप्लिकेट हो रही है चीजें, तो फिर जरूरत नहीं है आपको दोबारा बनाने की। जैसे वो तो मैं समझ गया, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये था कि जब आपने अपना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है, EC2 बनाई हुई है, लोड बैलेंसर लगाया हुआ है, नेट गेटवे हम्म। लगाया हुआ है, ये सारी चीजें लगा के आपने पूरे नेटवर्क सॉरी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया हुआ है। अगर रीजन डाउन होगा तो वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, वो आपकी कनेक्टिविटी, वो आपकी सर्वर, वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। मैं समझ रहा कि अगर नेटवर्क रीजन डाउन होगा तो खाली आपका डाटा लॉस होगा, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप ऑलरेडी बना चुके हैं वो इंटैक्ट रहेगा। हाँ, अगर क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आ जाए। आप फर्ज कर लें डॉक्यूमेंट बनाया होगा है, उसी के अंदर आपने सारी चीजें डिफाइन की हुई हैं। ठीक है, नेट गेटवे या वो सारी चीजें, तो ऑब्वियसली वो किसी वीपीसी के अंदर ही चल रहा होगा ना। तो अगर रीजन काम ही नहीं कर रहा तो वीपीसी भी काम नहीं करेगा, वीपीसी काम नहीं करेगा तो नेट गेटवे भी काम नहीं करेगा हमारा। ठीक है। वो काम नहीं करेगा तो हमारे पास जो है ना वो फिर सर्वर भी काम नहीं करेंगे हमारे पास। तो रीजन के अंदर जितने भी रिसोर्सेज आ रहे हैं वो कोई भी काम नहीं करेगा हमारे पास। ठीक है। तो पूरा हमारा जो है ना, अगर फर्ज कर लें, अ, वैसे तो हमारा डाटा लॉस होगा, लेकिन फर्ज कर ले वहां पे कोई डिजास्टर आ जाता है। ठीक है, कोई हमारे पास डिजास्टर आ जाता है तो वो क्या हो जाता है कि जो AWS का एक्चुअल डाटा सेंटर है ना, एक्चुअल डाटा सेंटर, वहां पे कोई डिजास्टर आ जाता है। ठीक है, पूरा पूरा जो डाटा सेंटर है वो चला जाता है बह के पानी के अंदर, या वहां पे अर्थक्वेक आ जाता है। तो उस सूरत में हम कह सकते हैं कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो सारे जाया हो गए। ठीक है। लेकिन अगर रीजन डाउन हो जाता है तो इसका मतलब है सिर्फ डाटा लॉस होता है आपका। ठीक है, अगर आप उसको दोबारा बनाना चाहें तो आप दोबारा उसको बना भी सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है भाइयों, तो यहाँ पे देखें। चलें इसको पढ़ लेते हैं जरा हम। क्लाउड फॉर्मेशन enable you to create and provision AWS infrastructure deployments predictably and repeatedly। ठीक है, अगर आपने एक ही काम को बार बार परफॉर्म करवाना है एक ही टास्क को, तो उसके लिए आप क्लाउड फॉर्मेशन का यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज AWS क्लाउड फॉर्मेशन ऑन सर्विसेज सच एज EC2, इलास्टिक लोड बैलेंसर, EBS। आपने कोई भी चीज बनानी है, आप इसको सिंपली क्लाउड फॉर्मेशन में जाकर डिफाइन कर दें, आपको कोई रिसोर्सेज बन जाएगा। क्लाउड फॉर्मेशन enable you to use a template file to create and delete collection of resources। अगर आपने कोई रिसोर्स बनाना है तो आप क्या यूज करेंगे, टेम्पलेट का यूज करेंगे, टेम्पलेट के अंदर आप वो चीजें डिफाइन करेंगे। ठीक है। और जैसे उसको आप रन करवाएंगे टेम्पलेट को, तो उसको हम बोलेंगे वो हमारा स्टैक क्रिएट हो गया, प्रोडक्शन के ऊपर वो हमारा स्टैक होगा। ठीक है, जब हम कोई चीज डिफाइन करेंगे और टेम्पलेट के अंदर लिखेंगे, जब उसको हम रन करवाएंगे तो वो रन का होगा प्रोडक्शन के ऊपर, वहां पर उसको बोलेंगे हमारा स्टैक रन हो रहा है। Do you manage your resources through CloudFormation? Users can change those resources outside of AWS CloudFormation. Users can edit resource directly by using underlying service that created the resource. For example, you can use the EC2 console to update a server instance that was created a part of CloudFormation stack. Some changes might be accidental and must be made naturally to respond to CloudFormation canonical stack replication. ठीक है। यहाँ पे वो ये कह रहा है, यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि अगर फर्ज कर लें आपने जो है ना एक डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, आपने पूरा डॉक्यूमेंट लिख दिया, इसमें आपने सारे रिसोर्सेज डिफाइन कर दिए, और जैसे आपने उसको रन करवाया तो आपका स्टैक रन हो गया और आपके सारे रिसोर्सेज क्रिएट हो गए। जो जो आपने यहाँ पे चीजें डिफाइन की थी, आपकी वो चीजें क्रिएट हो गई। अब फर्ज कर लें अगर आपने कल कुछ चेंजिंग करनी है ना, तो वो आप इस टेम्पलेट के अंदर जाके रन करेंगे, इस टेम्पलेट के अंदर जाके आप वो चेंज करेंगे। ठीक है, कोई चीज आपने ऐड करनी है, कोई चीज आपने रिमूव करनी है, इस टेम्पलेट के अंदर आप चेंजिंग करेंगे, दोबारा से रन करवाएंगे उसको। ठीक है। लेकिन फर्ज कर लें आपका स्टैक रन हो रहा है, लेकिन कोई उसको जाके सिक्योरिटी ग्रुप को जाके चेंज कर देता है, कुछ
प्रोडक्शन ने वहां पे एक वर्ड यूज किया, आउटसाइड द क्लाउड फॉर्मेशन। समवन चेंज योर कॉन्फ़िगरेशन आउटसाइड द क्लाउड फॉर्मेशन, मतलब वो उसके यहाँ से नहीं करता, कोई बाहर से जाके उसको चेंज कर देता है, मैनुअली जाके कंसोल के थ्रू उसको चेंज कर सकता है। तो वहां पे कुछ फिर हमें इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन के ऊपर, कि आप ये आपने तो लिखा, आपने ये चीज डिफाइन की हुई है, लेकिन एक्चुअली जो रन हो रही है कोई और चीज रन हो रही है, ठीक है। हो सकता है कोई उसका इंस्टेंस टाइप चेंज कर दे हमारे सर्वर का, उसके स्टोरेज को चेंज कर दे आउटसाइड द क्लाउड फॉर्मेशन जाके मैनुअली। तो वहां पे फिर क्या होना चाहिए, वहां पे हमारे पास वो कह रहा है कि यू कैन यूज ड्रिफ्ट डिटेक्शन। ये एक फंक्शन होता है, एक सर्विस होती है, आप इसका यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज drift direction to identify which stack resources have configuration changes that were made outside of the a cloud formation management, ठीक है। कि आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि अगर किसी यूजर ने कंसोल के थ्रू जाके अगर कोई चेंजिंग कर दी है हमारी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, तो आप उसको यहाँ पे जाके डिटेक्ट कर सकते हैं, ड्रिफ्ट डिटेक्शन के अंदर जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ये आपसे अक्सर पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, कि अगर किसी ने कोई चेंजिंग कर दी हमारी को, हमने हमने कोई टेम्पलेट बनाया, उस टेम्पलेट को हमने रन कर दिया, हमारे सारे रिसोर्सेज क्रिएट हो गए, ठीक है। अब अगर किसी ने कोई चेंजिंग कर दी है तो उसको फिर हम कैसे देख सकते हैं, क्योंकि वो टेम्पलेट के अंदर तो हम शो नहीं होगी। टेम्पलेट के अंदर तो शो हो रहा है T2 माइक्रो में यूज कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली जो रन हो रहा है वो हो रहा है T3 स्मॉल रन हो रहा है। तो वो हम कहाँ से जाकर उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसने चेंज किया, क्या चेंज किया एक्चुअली। तो वो उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट डिटेक्शन, DD। यहाँ से आप जाकर उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं which stack resources have configuration changes that were made outside of the cloud formation, ठीक है जी। हारून पूछे। सर यहाँ ये लाइन लिखी हुई है ना कि यूजर्स कैन एडिट रिसोर्सेज डायरेक्टली बाय यूजिंग, मतलब कंसोल यूज करके ना, मतलब कर सकते हैं ना यूज। तो मतलब ये टेम्पलेट के अलावा हम लोग मतलब मैन्युअली कंसोल यूज करके मतलब चेंज नहीं कर सकते अगर हम लोगों ने कुछ चेंज चेंज कर करना है? सकते हैं, ऐसा नहीं होता, नहीं हो सकता, चेंज हो जाएगा, ठीक है, चेंज हो जाएगा। लेकिन फर्ज कर लें अगर किसी ने कोई कर दिया, गलती से करके जाके चेंज कर दिया। अब अगर आप फर्ज कर लें आपका AWS का अकाउंट है, AWS अकाउंट के अंदर डिफरेंट यूजर्स काम कर रहे हैं आपके अंडर, ठीक है, आप ओनर हैं, आपने परमिशन दी हुई है, आई एम यूजर बनाए हुए हैं, तो आप तो चीजें अपने हिसाब से लेके चल रहे हो, लेकिन अगर किसी ने गलती से कोई चीज चेंज कर दिया कोई कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा? आपको इसके थ्रू पता चलेगा, ड्रिफ्ट डिटेक्शन के थ्रू, किसने चेंज किया और क्या चेंज किया है, सही सही सर, समझ। ठीक है। चेंज तो हो जाएगा, लेकिन उसको बाद में यहाँ से देख सकते हो, इस फंक्शन के थ्रू, ड्रिफ्ट डिटेक्शन के थ्रू, क्या क्या चेंज हुआ है। सर ये हमें क्लाउड वॉच से वैसे पता लग जाता है? क्लाउड नहीं नहीं, वो क्लाउड ट्रेल होता है। क्लाउड ट्रेल सर, हाँ, सॉरी। वो क्लाउड ट्रेल होता है, वहां से आप ये पता चला सकते हो कि मतलब किसने चेंज किया, आई एम यूजर कौन था, उसने किसके थ्रू एक्शन परफॉर्म किया था, वो सारी चीजें। तो यहाँ पे दोबारा वही चीजें डिफाइन हो रही हैं कि आप जो क्या कर सकते हो, एक टेम्पलेट क्रिएट करते हो। जब भी क्लाउड फॉर्मेशन, अभी हम लैब भी करेंगे इसके बाद, जब भी हम क्लाउड फॉर्मेशन पर काम करते हैं तो हम वहाँ पे एक टेम्पलेट बनाते हैं, टेम्पलेट के अंदर हम सारी चीजें डिफाइन करते हैं, रिसोर्सेज वगैरह, जैसे के अंदर YAML के अंदर कोड लिखते हैं पूरा, ठीक है। लिखने के बाद हम क्या करते हैं, उसको अपडेट करते हैं, ठीक है। अपडेट मतलब उसको हम पुश कर देते हैं प्रोडक्शन के अंदर, और वो रन होता है। जैसे वो रन होता है मतलब अब वो हमारा स्टैक बन गया, अब स्टैक रन हो रहा है। स्टैक क्या? अब कलेक्शन ऑफ AWS रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज बने हैं वो अब स्टैक के अंदर रन हो रहे हैं, ठीक है। तो अब ये स्टैक ही हमारा चल रहा है। अगर आप टेम्पलेट को डिलीट भी कर देंगे तो हमारे रिसोर्सेज जो चल रहे हैं उनके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप स्टैक को डिलीट कर देंगे तो हमारे सारे रिसोर्सेज डिलीट हो जाएंगे। तो आपने याद रखना है कि जब भी हम किसी चीज को बनाते हैं तो उसको टेम्पलेट के थ्रू बनाते हैं, जब उसको रन करवाते हैं तो वो हमारा होता है स्टैक। देखो स्टैक क्या होता है कि जो हमारे रिसोर्स एक्चुअली बने होते हैं, जो क्रिएट हुए होते हैं, वो सारे स्टैक के अंदर बने होते हैं, यहाँ पे रन हो रहे होते हैं, ठीक है। और अगर आप अपने यहाँ पे इसको पढ़ भी लेते हैं, A template is a specification of AWS the resources to be provisioned। जो हम चाहते हैं कि ये चीजें बन जाए उसको हम डिफाइन करते हैं टेम्पलेट के अंदर। A stack is a collection of AWS resources that were created। क्योंकि जो स्टैक होता है ये काम कर रहा था प्रोडक्शन के अंदर, that were created from a template। You might provision a stack many times। आप इसको many time provision कर सकते हैं। When stack is provisioned, AWS resources that are specified by the stack template are created. Any charges incurred from using these services will start occurring when they are created as part of the performance stack। जैसे आपका स्टैक बनेगा तभी से आपको सारी सर्विस का चार्ज आना स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट पहले आपने टेम्पलेट के अंदर डिफाइन कर दिया EC2 मुझे बना दो, 2 EC2 बना दो। अभी आपने टेम्पलेट के अंदर लिखा हुआ है, कोड सेव किया हुआ, अभी आपने उसको रन नहीं किया, ठीक है। जब तक हम उसको रन नहीं करेंगे, जब तक हमारा स्टैक नहीं बनेगा, तब तक आपको उसकी कॉस्ट इनकर नहीं होगी।
ठीक है, जब तक हमारे रिसोर्सेज क्रिएट नहीं होंगे स्टैक के थ्रू, हमें उसकी कॉस्ट नहीं पड़ेगी, ये कह रहा है। ये भी चीज आपने याद रखनी है, व्हेन अ स्टैक इज डिलीटेड द रिसोर्स दैट आर एसोसिएटेड विद द स्टैक आर डिलीटेड। अगर आप टेम्पलेट को डिलीट कर देते हैं तो कोई ऐसा इशू नहीं है, बाकी रिसोर्स हमारे पास पड़े रहेंगे, वो डिलीट नहीं होंगे। लेकिन अगर आप स्टैक को ही डिलीट कर देते हैं प्रोडक्शन के अंदर, तो आपके सारे रिसोर्सेज डिलीट हो जाएंगे, क्योंकि सारे रिसोर्सेज कहाँ पे क्रिएटेड है, स्टैक के अंदर क्रिएटेड। ठीक है भाइयों। यस सर। आप यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं हम कि जो हमारा टेम्पलेट होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो यहाँ पे कुछ चीजें होती हैं, पैरामीटर्स हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, इनपुट्स इनटू टेम्पलेट, कुछ इनपुट्स इसको देते हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पे हम स्टैटिक वेरिएबल्स डिफाइन करने हो तो वहाँ पे हम करते हैं मैप इसके अंदर। ठीक है, और यहाँ पे रिसोर्सेज जो हम एक्चुअली क्रिएट करना चाहते हैं, रिसोर्सेज, अगर हम कोई रिसोर्सेज एक्चुअली क्रिएट करना चाहते हैं तो उसको हम यहाँ पे लिखते हैं, जो रिसोर्सेज वाला सेक्शन है इसके नीचे लिखते हैं रिसोर्सेज को। ठीक है, तो ये कुछ चीजें होती हैं, इसको हम देखेंगे जब हम अपना टेम्पलेट बनाएंगे लैब के अंदर, तो ये सारी चीजें यहाँ पे देखेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना यहाँ पे देखेंगे कि ये एक स्ट्रक्चर होता है टेम्पलेट का। अगर आपने कोई रिसोर्सेज क्रिएट करने हैं, अगर आपने यूजर्स क्रिएट करने हैं, EC2 क्रिएट करना है आपने, और आपने वहाँ पे कोई डिफरेंट चीजें क्रिएट करनी है, तो आप उसको रिसोर्सेज के अंडर लिखेंगे, कोई S3 बकेट वगैरह, उसको रिसोर्सेज के अंदर लिखेंगे। ठीक है, ये वाला जो सेक्शन होता है यहाँ पे लिखेंगे। इसी तरह मैपिंग्स होती है, मैपिंग के अंदर आप ये डिफाइन करते हैं स्टैटिक वेरिएबल्स, कि अगर आपने मल्टीपल EC2 बंद रहे हैं यहाँ पे, उसके लिए अगर आपने कोई सेम AMI का यूज करना है तो उसके लिए मैं उसको मैपिंग के अंदर लिखते हैं उस AMI को। ठीक है, और इसी तरह कुछ पैरामीटर्स होते हैं, ऑप्शनल वैल्यूज होती हैं, तो इसको भी हम यहाँ पे लिखते हैं। कुछ वेट कंडीशन होती है, वेट कंडीशन हम यहाँ पे यूज करते हैं कि फर्ज कर लें अगर आप चाहते हैं कि मेरा ये काम हो जाए, लेकिन ये काम इस बेस पे हो कि पहले ये काम हो उसके बाद हमारे पास ये काम हो। ठीक है, तो वहाँ पे आप यूज करते हो वेट कंडीशन का, तो उस वहाँ पे हम ये हमारे पास ऑप्शनल होती है, आप इसका भी यूज कर सकते हैं अपने टेम्पलेट के अंदर। यहाँ बताया गया कि अगर आपने क्लाउड फॉर्मेशन के लिए कोई टेम्पलेट बनाना है तो उसके लिए डिफरेंट हमारे पास प्लेटफॉर्म्स होते हैं, आप उसका यूज कर सकते हैं। थर्ड पार्टी टूल्स भी होते हैं हमारे पास, क्लाउड फॉर्मेशन का अपना एडिटर भी होता है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। विजुअल स्टूडियो भी होता है, आप उसका भी यूज कर सकते हैं। VS कोड का भी आप वहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद एक फंक्शन होता है क्लाउड फॉर्मेशन के अंदर जिसको हम बोलते हैं AWS फॉर्मेशन डिजाइनर। ये बहुत अच्छा होता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने इसको याद रखना है। ये आपको क्या करता है, डिजाइनर इज अ विजुअल टूल, ठीक है, इज अ विजुअल टूल दैट इनेबल यू टू क्रिएट एंड मॉडिफाई AWS क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट्स by using a drag and drop interface. You can add, modify, or remove resources, and the underlying JSON or YAML will be altered accordingly. If you modify a template that is associated with the running stack, you can after stack that conform to the template. यहाँ पे ये होता है कि अगर आप कोडिंग लिख रहे हो, आप एडिटर के अंदर आप कोई कोड लिख रहे हो YAML के अंदर, JSON के अंदर, अगर आपने उसको विजुअली देखना है, उसको ठीक है, उसको ग्राफिकली देखना है, तो उसके लिए आप डिजाइनर इंटरफेस का यूज कर सकते हैं। उसके लिए ये होगा कि आप जो जो कोड लिखोगे एडिटर के अंदर, उसका आप ग्राफिकली भी शो करता रहेगा साथ साथ। तो ये फंक्शन होता है क्लाउड फॉर्मेशन डिजाइनर का। अगर आप कोड लिख रहे हैं, कोड के अंदर आप लिख रहे हैं मुझे VPC बन जाए, VPC के अंदर 2 सर्वर बन जाए, उनके अंदर ये सिक्योरिटी ग्रुप हो जाए, तो वो सारा आपको साथ साथ डिजाइनर के अंदर भी उसको देख सकते हो किस तरह मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर एक्चुअली बिल्ड हो रहा है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डिजाइनर एक टूल होता है क्लाउड फॉर्मेशन के अंदर, आप इसका यूज कर सकते हैं। तो इसमें दिखाऊंगा भी आपको जब इसके हम लैब करेंगे। सर ये टेम्पलेट्स जो होते हैं बाय डिफॉल्ट नहीं बने हुए होते, ये बनाने पड़ते हैं? नहीं, ये आपको बाय डिफॉल्ट नहीं बनते, इनका जो कोड होता है ना वो आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैंने ऐसे पकड़ बनानी है तो उसके लिए कोड क्या लिखूँ मैं क्लाउड फॉर्मेशन के अंदर, तो वो आप इंटरनेट से उठा सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको खुद बनाना पड़ेगा, टेम्पलेट खुद बनाना पड़ेगा आपको। सही है सर। जो क्लाउड फॉर्मेशन है उसको आप यूज कर सकते हो मैनेजमेंट कंसोल के थ्रू भी यूज कर सकते हो, उसको आप CLI के थ्रू भी यूज कर सकते हो, उसको आप API के थ्रू भी यूज कर सकते हो। ठीक है, मतलब अभी हम जो लैब करेंगे वो करेंगे कंसोल के थ्रू, कि हम जो भी सारा काम करेंगे क्लाउड फॉर्मेशन के अंदर वो कंसोल के थ्रू करेंगे। अगर आप CLI के थ्रू करना चाहें, क्लाउड शेल जहाँ पे यूज होता है,
आप वहाँ भी यूज कर सकते हैं। अगर आपकी कोई एपीआई है, अगर आप उसके थ्रू कर रहे हैं चीज़ों को, तो आप उसके थ्रू भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह हमने पढ़ा डिफरेंट सर्विसेज होती हैं, EC2 होता है, S3 होता है। अगर आपने इनके ऊपर काम करना है, आप कंसोल के थ्रू कर सकते हैं, CLI के थ्रू कर सकते हैं, और जो हमारे पास होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ST की किट होती है, उसके थ्रू भी करते हैं। सेम लाइक हमारे पास जो है ना वो क्लाउड फॉर्मेशन है, इसके ऊपर भी ये काम डिफरेंट तरीकों से कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यू कैन ऑल्सो ऑप्शनली इनेबल टर्मिनेशन प्रोटेक्शन ऑन स्टैक। जिस तरह हम EC2 के ऊपर टर्मिनेशन प्रोटेक्शन इनेबल करते हैं कि अगर कोई EC2 को टर्मिनेट करना चाहे तो टर्मिनेट ना हो। ठीक है, इसी तरह अगर आप स्टैक के ऊपर भी टर्मिनेशन प्रोटेक्शन इनेबल करना चाहें तो आप स्टैक के ऊपर भी कर सकते हैं। ठीक है, ताकि कोई डिलीट करना चाहे तो उसको करना पाए। Some resources might not be deleted when a stack is deleted, such as an S3 bucket। मैंने आपसे ये कहा था कि जब भी आप स्टैक को डिलीट करेंगे तो आपके सारे रिसोर्सेज डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन उसके लिए अगर आप डिफरेंट चीज़ों का यूज करेंगे तो वो हो सकता है। जिस तरह यहाँ पे देखें, अगर आप चाहते हैं कि अगर मेरा स्टैक डिलीट हो जाए तो मेरी एसिड डिलीट ना हो, अगर स्टैक डिलीट हो जाए तो ये वाला रिसोर्स ना डिलीट ना हो, तो ऐसा भी हो सकता है। Cloud formation ensure that all stack resources are created or deleted as appropriate। जैसे स्टैक बने या डिलीट हो, आपके सारे रिसोर्सेज डिलीट भी हो जाएं और डिलीट भी हो जाएं रिस्पेक्टिवली। Because AWS CloudFormation treats the stack resource as a single unit, they must all be created and deleted successfully for the stack to be created and deleted. If a resource cannot be created, AWS CloudFormation rolls back the stack and automatically delete any resource that it created. If a resource cannot be deleted, any remaining resource are retained until the stack can be successfully deleted. To preserve an EBS volume set it false। अच्छा, जिस तरह देखें हमने क्या कहा था, हम EC2 बनाते थे, तो EC2 बनाने के लिए हम ये करते थे कि उसके ऊपर टर्मिनेशन प्रोटेक्शन एनेबल कर देते थे कि जब भी हमारा कोई EC2 डिलीट हो तो ये डिलीट ना हो किसी से, तो उसको बाद में हमें डिसेबल करना पड़ता है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा काम वो आप यहाँ भी कर सकते हो कि अगर कोई स्टैक को डिलीट करना चाहे तो डिलीट ना हो। दूसरा काम ये भी कर सकते हो जिस तरह हम EC2 के ऊपर करते थे कि अगर कोई EC2 टर्मिनेट हो भी जाए तो उसका जो वॉल्यूम है ना उसको सब वो डिलीट ना हो। ठीक है, वो सेम काम यही भी कर सकते हो कि अगर आप चाहते हैं कि मेरा स्टैक डिलीट हो भी जाए अगर, तो मेरी एसिड डिलीट ना हो, मेरी EC2 डिलीट ना हो, या मैं कोई रिसोर्स डिलीट ना हो, तो आप यहाँ भी उसको ये पॉलिसी उसको बोलते हैं डिलीशन पॉलिसी, आप ये उसके ऊपर लगा सकते हो। ठीक है, कि अगर आपका कोई स्टैक डिलीट हो जाए तो अगर कोई स्पेसिफिक रिसोर्स है वो डिलीट ना हो मेरा, तो उसके लिए ऊपर आप डिलीशन पॉलिसी का यूज कर सकते हैं स्टैक के अंदर। उससे ही होगा कि जैसे आपका कोई स्टैक डिलीट होगा, हर किसी ने डिलीट कर दिया, तो आपका EC2 या जो भी सोर्स आपने डिफाइन किया होगा वो डिलीट नहीं होगा, वो प्रिजर्व करेगा आपके अकाउंट के अंदर। ठीक है, मतलब वो चलता रहेगा प्रोडक्शन के अंदर। सर एक सेकंड जरा ये पिछली वाली स्लाइड पे जाए। ये नहीं सर, जो हाँ ये वाली, सर यहाँ पे ऊपर करें सर जरा। लाइन ही गायब हो गई है सर यहाँ पे। क्या पूछ रहे हैं, यही पेज था। सर यहाँ पे लिखा होता है कि यूजर जो है ना, मतलब वो ना जो स्टैक होता है इसके अंदर जितनी भी रिसोर्सेज होती है ना, ये एक सिंगल काउंट होती है ना। हाँ, तो अगर उसमें अगर हम कोई चेंज वगैरह करते हैं तो मतलब बाकी रिसोर्सेज अगर हम लोगों ने एक डिलीट करनी हो तो बाकी भी डिलीट होंगी या बाकी उसी तरह रहेंगी, जैसे अगर भी हम तो लोगों ने। बाय डिफॉल्ट अगर तुम स्टैक को डिलीट करेंगे तो उसके अंदर जितने भी रिसोर्सेज होंगे वो सारे डिलीट हो जाएंगे बाय डिफॉल्ट। लेकिन अगर वहां पे आपने कोई डिलीशन पॉलिसी यूज की हुई है, डिलीट ऑन टर्मिनेशन एक्शन आपने यूज किया हुआ है, तो फिर वो डिलीट नहीं होगा। सही सर। ठीक है, वो फिर आपको मैनुअली जाकर करना पड़ेगा उसको। तो यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं कि फर्ज आप जो है ना यहाँ पे देखें, पैरामीटर्स आप यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि हमारे पास VPC है तो उसकी VPC के ये है, डिफॉल्ट VPC हमारे पास, और उसके ऊपर ये रूल अलाउ कर रहे हैं, तो आप पैरामीटर्स के अंदर
यूज द ऑप्शनल पैरामीटर। पैरामीटर आपके पास क्या होता है, ऑप्शनल होता है। ठीक है, सेक्शन टू कस्टमाइज योर टेम्पलेट, जो आप टेम्पलेट के अंदर डिफाइन करते हो। पैरामीटर्स इनेबल यू टू इनपुट कस्टम वैल्यूज टू योर टेम्पलेट ईच टाइम दैट यू क्रिएट और अपडेट अ स्टैक। मस्ट स्पेसिफाई सपोर्टेड डाटा टाइप। तो ये सारी जवाब, तो हमारे पास पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर जो होता है ना, वहां पे हम कोई वैल्यू डिफाइन कर देते हैं कि फर्ज कर लें आपको जो है ना एक चीज नेक्स्ट भी चाहिए, नेक्स्ट की सेक्शन के अंदर आपने वो चीज को डिफाइन करना है। ठीक है, आपने वीपीसी बनाया है, वीपीसी के अंदर आप चाहते हैं कि जब भी मेरा वीपीसी बने उसकी ये स्पेसिफिकेशन हो, तो उसको आप पैरामीटर के अंदर जाके डिफाइन कर दो, जो ऑप्शनल होता है आपके पास, तो वहाँ पे डिफाइन कर सकते हो आप। तो उसके अंदर क्या क्या डिफाइन करते हैं, उसके डिस्क्रिप्शन, टाइप उसकी, ठीक है, टाइप क्या, स्ट्रिंग है या क्या है, डिफॉल्ट वहां पे रख देते हैं कि जब भी मेरा कोई वीपीसी बने डिफॉल्ट बने। ठीक है, और अलाउ, अलाउड वैल्यूज होती हैं ये वाली, तो ये वाली चीजें होती है जो हम डिफाइन करते हैं पैरामीटर्स के अंदर। ये वीपीसी सीआईडीआर होता है, आप जो भी सीआईडीआर देना है आप उसको यहाँ पे अलाउ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास होता है पैरामीटर और एक होता है रेफरेंस ऑफ पैरामीटर। पैरामीटर को यूज करने का मकसद ये भी होता है कि अगर हमने बाद में उसका रेफरेंस देना हो पैरामीटर का, तो वो भी हम दे सकें। ठीक है, अब फर्ज कर लें हमने जो है ना एक, हम हर दफा ईसीटू के ऊपर टैग नहीं लगा सकते। ठीक है, जब भी हमको ईसीटू, हम चाहते हैं कि हमारे पास 6 10 ईसीटू बने, तो जब भी हम 10 ईसीटू को डिफाइन करेंगे ना, तो उसके ऊपर कौन कौन सा टैग लगाना है वो भी डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो आप ये नहीं चाहते हैं, तो फिर आप क्या चाहते हैं कि आप एक पैरामीटर लिखें, पैरामीटर के अंदर वो की पेयर लिखते हैं कि जब भी मेरा एक, ये मेरा की पेयर नेम है, टाइप AWS EC2 की पेयर की नेम। ठीक है, ये आपने जो एक की टैग लगा दिया, तो जब भी आपका कोई EC2 बनेगा, उसको आपने टैग कौन सा लगाना है, उसको आप यहाँ से रेफरेंस दे सकते हो, इसको हम बोलते हैं रेफरेंस। यहाँ पे उसमें लिखा हुआ REF। ठीक है, आपको दोबारा से फिर वो सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ उसको रेफर कर सकते हो कि जो पैरामीटर के अंदर वैल्यूज लिखी हुई है ना, आप उसी को फॉलो करो। इसी तरह आप जितने भी EC2 बनाएंगे, उसके लिए आपने जब भी उसको की नेम देना है, आपने की वैल्यू पेयर देना है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, उसको हमेशा यही वाला दे दे सकते हैं जो आपने पैरामीटर के अंदर डिफाइन किया होगा, उसी का रेफरेंस दे सकते हैं। तो ये भी हमारे पास एक बेनिफिट होता है। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक्सपेरिमेंट के मतलब उसको जो है ना हम लैब के अंदर परफॉर्म करेंगे। ठीक है, जो मैनुअली करने वाली है, तो उसको जो है ना हम यहाँ से देखेंगे और सिर्फ उसको यहाँ पे स्किप करेंगे, उसको फिर हम लैब के अंदर परफॉर्म करते हैं। तो ये हमारे पास, ये तुमने पढ़ लिया। हमारे पास मैप, हमारे पास जो है ना पैरामीटर क्या होता है। नेक्स्ट सेक्शन जो है ना हमारे पास हुआ है मैपिंग का। मैपिंग के अंदर जो है ना आप डिफरेंट चीजों को मैप कर सकते हो, मतलब डिफरेंट आप मल्टीपल वैल्यूज का यूज कर सकते हैं मैपिंग के अंदर। मतलब अगर आपने AM में यूज करनी है तो आप उसका यहाँ पे यूज कर सकते हैं। नेट स्लो है, 1 मिनट जरा। अच्छा, हमारे पास जो मैपिंग और हमारे पास जो पैरामीटर स्टोर होता है, ये वाले दो सेक्शन, जो हमारे पास दो सेक्शन होते हैं, वो ऑप्शनल होते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन होता है वो होता है रिसोर्स का सेक्शन। रिसोर्स के अंदर आप क्या करते हैं, रिसोर्स के अंदर आप अपने रिसोर्स को डिफाइन करते हो, जो जो अपने रिसोर्सेज बनाने हैं, EC2 S3, उसको यहाँ पे आप कॉन्फ़िगर करेंगे, उसको यहाँ पे आप डिफाइन करेंगे रिसोर्स के अंदर। ठीक है, तो ये आपको होता है रिसोर्स सेक्शन। बाकी जो चीजें होती हैं, क्लाउड इनिट का भी यूज करते हैं, रेफरेंस का भी यूज करते हैं, उसको हम जो है ना वो लैब में जाके सारी चीजें परफॉर्म करते हैं। आपको यहाँ से समझ नहीं आएगी। वेट कंडीशन भी होती है, अभी ऑप्शन होती है, इसको भी यूज कर सकते हैं, इसको भी हम लैब के अंदर जाके देखेंगे। आउटपुट इसको जल्दी से फिनिश करते हैं। एडिशनल यहाँ पे देखने कोई यहाँ पे बात तो नहीं बताने वाली है, तो ये हमने पहले भी पढ़ लिया। You can use prevent a stack from being accidentally deleted by enabling termination protection on a stack. If a user attempt to delete a stack and termination protector is enabled, the deletion fails and the stack, including its resources, will be preserved. ठीक है, remain unchanged। आप वहाँ पे डिलीशन प्रोटेक्शन इनेबल कर सकते हैं, डेट और टर्मिनेशन यूज कर सकते हैं, डिफरेंट चीजें आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है भाइयों, एक होता है चेन सेट।
चेन सेट आपको क्या बताता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट होता है कि यहाँ पे चेन सेट अलाउ इंजीनियर्स टू अंडरस्टैंड जस्ट व्हाट विल हैपन टू अ चेंज इन अ स्टैक बिफोर इम्प्लीमेंटेशन. दिस इंश्योर दैट any and all update changes and leads will be identified prior to implementation. अब आपने कोई स्टैक बना लिया है, सॉरी आपने कोई टेम्पलेट बना लिया है, ठीक है, तो उसको आप पहले टेस्ट करके दे सकते हो चेन सेट के अंदर, ठीक है. तो चेन सेट क्या करता है, चेन सेट शोज द पर्पस चेंज टू अ स्टैक बिफोर एनी इम्प्लीमेंटेशन, कि बिफोर गोइंग टू प्रोडक्शन एनवायरनमेंट कि वो एक्चुअली इम्प्लीमेंट हो, उसके अंदर जाने से पहले आपको बताएगा कि अगर आप इसको रन करेंगे तो क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे आपके सिस्टम के अंदर. अगर आप उसके अंदर कोई चेंजिंग कर रहे हो, आपने रिसोर्स स्टैक के अंदर दोबारा उसको रन करवा रहे हो, तो चेन सेट आपको ये बताएगा कि बिफोर गोइंग इनटू प्रोडक्शन एनवायरनमेंट इसके ऊपर क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं. Cloud formation compares submitted changes to a stack. Engineers can view the changes to see what resources will be added, modified or deleted. ठीक है, अगर आप उसको चेंज करते हो स्टैक के अंदर और आप उसको दोबारा रन करवाना चाहते हो, तो आप उसको चेंज साइड के अंदर पहले जाके देख सकते हैं कि अगर मैं उसको अब रन करूंगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा उसका. द चेंज सेट कैन देन बी अप्लाइड टू अ स्टैक टू इम्प्लीमेंट द चेंजेस. तो जो जो चेंजेस होंगे आप उसको देख सकते हैं, उसके बाद आप उसको प्रोडक्शन के ऊपर रन करवा सकते हैं अपने स्टैक. तो यहाँ पे उसकी बेस्ट प्रैक्टिस के आप उसको रीयूज भी कर सकते हैं और डिफरेंट चीजें कर सकते हैं. अब यहाँ पे सिर्फ आपने इसको रीड कर लेना है. अब हम चलते हैं अपनी लैब की तरफ. यूज स्टैक पॉलिसीज, स्टैक पॉलिसी का यूज करें जहाँ पे आप उसका यूज करते हैं, डिलीशन प्रोटेक्शन का यूज करते हैं, टर्मिनेशन पॉलिसी का यूज करते हैं, क्रिएट चेन सेट बिफोर अपडेटिंग योर स्टैक. तो डिफरेंट चीजों का आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं जो भी हमने भी पढ़ी. चेन सेट का यूज करें, जो हमारे पास हमने एक और पढ़ा था ड्रिफ्ट डिटेक्शन, आप उसका भी यूज कर सकते हैं अपने बेस्ट प्रैक्टिस के लिए क्लाउड फॉर्मेशन के अंदर.